हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वीडियो ना वो लंबी होती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम क्रैक होता है ना, वो लंबी वीडियो से ही क्रैक होता है। 40 या 25-25 20-20 मिनट की वीडियो से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। और ना ही डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने से एग्ज़ाम क्रैक होता है। आपके लिए थ्योरी करना ज़रूरी है। अगर सिर्फ एमसीक्यू से अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है ना, तो वो ये समझिए आपकी मेहनत नहीं है, वो आपकी किस्मत है कि आपका एग्ज़ाम हो गया। जब भी किसी चीज़ की तैयारी करते हो ना, उस चीज़ के अंदर कंप्लीटली एंटर किया करो। ठीक है ना? ऐसे नहीं होता है। अब मैं आपको कंप्लीटली कराऊंगा। मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको ये नोट्स को 4 से 5 बार रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना है। और जो एमसीक्यू करवाऊंगा ना चैनल के ऊपर, कम से कम जैसे मैंने वाइगोट्स की थ्योरी है, उसके मैंने 60 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ मैं। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। और अभी उसमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन और भी आएंगे। तो उसके बाद देखिए, जब आप एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन कर लेते हो रिवाइज, तो उसके बाद बच क्या जाता है उस टॉपिक में। और वो भी वो क्वेश्चंस जो ओरिजिनल आए हुए हैं पेपर के अंदर, एग्जैक्ट वो के वो क्वेश्चंस। तो इसके अलावा आप क्या करोगे? तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको थ्योरी और एमसीक्यू से रिलेटेड जो पीडीएफ है, वो यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए, आपको थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोरल डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। नैतिक विकास, देखिए, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से ये चीज़ पक्का कहते हुए सुना होगा, यार इस बंदे को समझ ही नहीं है, इसको ज्ञान ही नहीं है, इसमें कोई नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं है, इसको यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एक्चुअल में यही है मोरलिटी। इसी को बोलते हैं नैतिकता। यानी जब इंसान सही और गलत के बीच में डिफरेंस ना कर पाए ना, ठीक है ना, सही और गलत के बीच में जब डिफरेंस करने की बात आती है ना, तो वही होती है आपकी मोरलिटी, आपकी नैतिकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया ना, कैपेबिलिटी टू डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, यानी कि सही और गलत के बीच में अंतर करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसी को बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चों में सही या गलत व्यवहार में अंतर कर उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता क्या कहलाती है? मोरल डेवलपमेंट कहलाती है। नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट में बच्चे समाज के कुछ ऐसे नियम सीखते हैं जिनके माध्यम से उन्हें गलत या सही में अंतर करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट की प्रक्रिया उम्र बीतने के साथ मजबूत होती चली जाती है। यानी कि जैसे जैसे आप एज में बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो मोरल थिंकिंग है वो डेवलप होती चल जाती है। यानी कि आप सही और गलत के बारे में ज़्यादा अच्छे से सीखने लगते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। अब देखिए, जो मोरल डेवलपमेंट है उसकी कुछ डायमेंशंस हैं, उसकी कुछ विमाएँ हैं। टोटल कितनी हैं? 3 डायमेंशंस हैं। फर्स्ट पे है इमोशनल कंपोनेंट, यानी कि इमोशनल तत्व या डायमेंशन भी इसको बोल सकते हैं हम। यह कंपोनेंट आपके इमोशंस से जुड़ा होता है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, इमोशनल कंपोनेंट यानी किससे जुड़ा है? आपके इमोशन से जुड़ा है। जैसे व्यक्ति में उपस्थित इमोशंस ही दूसरों को दुख में देखकर उसे खुद से दुख का एहसास करवाते हैं। यानी कि इमोशनल कंपोनेंट का मतलब क्या है? भाई, कोई इंसान है, वो दुख में है, आप इस चीज़ को कब समझोगे? जब आप उस चीज़ को खुद फील कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो इसने वही चीज़ यहाँ पे बोल ली है। अब व्यक्ति में उपस्थित इमोशंस ही दूसरों को दुख में देखकर उसे खुद भी दुख का क्या करवाते हैं? एहसास करवाते हैं। जो इमोशनल कंपोनेंट है ना, इस पर किस थ्योरी ने जोर दिया था? वो थी साइको एनालिटिक थ्योरी। और जो किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा तत्व है बिहेवियरल तत्व या बिहेवियरल कंपोनेंट या डायमेंशन। ये क्या होता है? बच्चों के द्वारा किया गया व्यवहार का परिणाम ही बच्चों को नैतिक नियम या मोरल रूल्स सीखने की प्रेरणा देता है। जैसे ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? बच्चे का व्यवहार, जैसे कि कोई भी बच्चा है, वो शरारत कर रहा है, ठीक है,
उसने कुछ भी किया, शरारत की, तो अगर आप उसको सज़ा दे देते हो ना, तो बच्चा समझ जाता है अगर जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये गलत है, और वो उसको दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी आप उसने व्यवहार किया और आपने उसका परिणाम दे दिया। परिणाम क्या दिया? आपने उसको पनिशमेंट दी, उसकी पिटाई कर दी मान लो। ठीक है ना, तो बच्चा समझ गया कि भाई ये काम करने से मेरी पिटाई हो रही है, तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। तो बोलते हैं कि बच्चे ना इसी तरीके से मोरल रूल्स बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब जिस चीज़ में उनको सज़ा मिलती है वो समझ जाते हैं ये गलत है, अगर सज़ा नहीं मिलती है, तारीफ़ मिलती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ सही है, इसलिए मेरी तारीफ़ हो रही है। ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया, अगर हमने उस कार्य की तारीफ़ कर दी, तो बच्चे में मोरालिटी एक्सेप्टेबल बिहेवियर विकसित होता है। ठीक है, मोरालिटी एक्सेप्टेबल बिहेवियर मतलब भाई नैतिक रूप से वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ सही है समाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो गुण है, ये जो बिहेवियर है, ये विकसित होगा। और अगर हमने उस कार्य के लिए बच्चे को सजा दे दी, तो बच्चा समझ जाएगा कि मैंने गलती की है और यह नैतिक रूप से सही नहीं है। बच्चे में मोरली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो बिहेवियरल कंपोनेंट है ना, इस पर किस थ्योरी ने जोर दिया था? सोशल लर्निंग थ्योरी ने। और ये थ्योरी दी किसने थी? ये दी थी अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज़ आपको याद रख रही है बस। अब जो बिहेवियरल कंपोनेंट है, इस पर किसने जोर दिया या किस थ्योरी ने जोर दिया, ये आएगा क्वेश्चन। तो सोशल लर्निंग थ्योरी ने दिया था। पूछ लेगा सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। ठीक है ना? तो आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। थर्ड नंबर पे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है? देखो, हमने कॉग्निटिव के बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। ठीक है ना? तो देखिए आप शायद समझ जाएंगे अपने आप ही। इसके अनुसार कॉग्निटिव मैच्योरिटी, मैच्योर कब होता है बंदा? बट जैसे जैसे उसकी एज होती जाती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है एज के अंदर, उसके अंदर क्या आती जाती है? मैच्योरिटी आती जाती है। तो मैच्योरिटी को हमने किससे कनेक्ट किया था पियाजे की थ्योरी में? हेरिडिटी से किया था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके अनुसार कॉग्निटिव मैच्योरिटी तथा सोशल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो वो एक्सपीरियंस करता है समाज के अंदर, उनसे उसका नैतिक व्यवहार जो है ना, वो मजबूत होता है। उसमें निर्णय लेने की समझ विकसित होती है। ठीक है ना? किससे? उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी से तथा सोशल एक्सपीरियंसेस से, जो उसने सीखा है समाज से, उससे उसकी नैतिक व्यवहार में क्या होती है? मजबूती आती है। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, इस पर किस थ्योरी ने जोर दिया था? वो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी काफ़ी लोगों ने दी है। पियाजे ने अपनी दी है, जो वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, उसको भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बात किसने की थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ने की थी। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो थ्योरी है ना, इस पर सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था वो पियाजे ने किया था। ठीक है, पियाजे ने रिसर्च को बीच में छोड़ दिया और वो किस साइड चले गए थे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की साइड चले गए थे। देन उसके बाद आए कोलबर्ग, और कोलबर्ग ने जो पियाजे ने जो रिसर्च की थी ना, उसकी रिसर्च के आधार पर ही कोलबर्ग ने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। ठीक है ना? तो कोलबर्ग ने क्या किया कि इन्होंने ना डिफरेंट डिफरेंट जो एजेस के लोग थे ना, छोटे हैं, थोड़े से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसने डिफरेंट डिफरेंट एजेस के लोगों का इंटरव्यू लिया और उसके आधार पर क्या दी? अपनी थ्योरी दी। ठीक है, अब देखो कोलबर्ग ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हैं। पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, तो उसके बाद फिर हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वर्ड थे? एक बात की इन्होंने मोरल डायलेमा के बारे में, यानी कि नैतिक द्विधा। अब नैतिक द्विधा क्या होती है? यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। यानी आपके सामने दो रास्ते हैं या तीन रास्ते हैं या इतने ज़्यादा रास्ते हैं, आप वहाँ पे बीच में खड़े हो और आप क्या कर रहे हो? आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं किस साइड जाना है, मेरे को मेरा कौन सा रास्ता है। ठीक है ना? जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कि ये पिक्चर लगाई है, कि इमेज लगाई है, इसी में देखिए ये बंदा है। अब ये यहाँ पे आके रुक गया। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस साइड जाऊँ या फिर इस साइड जाऊँ। ठीक है ना? तो ये किस में है? ये मोरल डायलेमा के अंदर है, ये नैतिक द्विधा के अंदर है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है भाई, एक दिन शादी के दो फंक्शंस हैं, आप ये मान के चलो। ठीक है, एक आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड की शादी है और दूसरी आपकी वाइफ है ना, उसकी कोई क्लोज फ्रेंड है, उसकी शादी है। ठीक है, तो अब देखिए आप, उनका भी शादी में जाना जरूरी है, यानी कि आपकी वाइफ का भी शादी में जाना जरूरी है और आपका भी जाना जरूरी है। और हाँ, दोनों का साथ में भी जाना जरूरी है। ठीक है भाई, दोस्त ने बोला होगा कि भाई अपनी वाइफ के साथ आना, या जो वाइफ है उसके फ्रेंड ने बोला होगा अपने हस्बैंड के साथ आना। ठीक है ना? लेकिन देखो जो घर है ना, उनका मतलब शादी के जो फंक्शन हो रहे हैं वो इतनी दूर हैं कि
दोनों एक ही शादी को अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे भी चले गए और वहाँ पे भी चला गए, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, ये सिचुएशन कहलाएगी नैतिक दुविधा, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड हो गया। अब आप बताइए आप क्या करेंगे, वाइफ के साथ जाएंगे या फिर खुद चले जाएंगे अपने दोस्त की शादी में, ठीक है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक होता है मोरल रीजनिंग। अब देखिए मोरल रीजनिंग क्या होता है, यानी कि नैतिक तर्क। ये देखो क्या होता है, मोरल डायलेमा है ना, आपके सामने जब नैतिक दुविधा है ना, तो आप उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ठीक है ना। आपके सामने कोई दुविधा है और आप फिर आइडिया लगा रहे हैं कि भाई ये मेरे पास ये दो रास्ते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यार इन दोनों रास्तों में से मैं कौन सा रास्ता चूज करूं, कौन सा मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो वहां पे आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, किसी चीज़ का फायदा भी देखेंगे और नुकसान भी देखेंगे, दोनों चीज़ें देखेंगे आप वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए आप, आपके पास फर्स्ट ऑप्शन तो है आप वाइफ के साथ जाएंगे, ठीक है, और खुद के दोस्त की शादी छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड आपने ऑप्शन क्या चूज किया, अगर आप वाइफ को अपने दोस्त की शादी में लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आप या तो अपनी वाइफ के साथ उसके फ्रेंड की शादी में चले जाएंगे या फिर अपनी वाइफ को लेकर अपने दोस्त की शादी में चले जाएंगे। तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे, ठीक है ना। देखो मोरल रीजनिंग का मतलब मैंने क्या बताया, अब आप चूज करोगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सबसे बेस्ट ऑप्शन का मतलब अगर जिसमें आपका सबसे कम नुकसान हो। देखिए ये चीज़ तो कन्फर्म है, अगर नुकसान तो होना है, ठीक है ना। बट आप ये सोचेंगे उस टाइम सबसे कम नुकसान किस सिचुएशन में हो रहा है, सबसे कम नुकसान किस ऑप्शन को चूज करने पर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो सोचना होता है ना, वो कराता है मोरल रीजनिंग। यानी जहां पर आप कंप्लीटली सोचे किसी चीज के फायदे के बारे में भी और उस चीज के नुकसान के बारे में भी, तो वो चीज कराती है मोरल रीजनिंग, ठीक है। तो देखो इस थ्योरी को देने के लिए कोलबर्ग ने है ना हिंज डायलेमा का प्रयोग किया था। अब ये हिंज डायलेमा क्या है, उन्होंने प्रयोग तो काफ़ी किए थे, ठीक है ना, लैब के अंदर, लेकिन ये काफ़ी फेमस हो गया था हिंज डायलेमा, ठीक है। अब ये है क्या, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हिंज डायलेमा मीन्स हिंज की द्विधा, ठीक है। तो जो हिंज है ना वो यूरोप में एक हिंज नाम का व्यक्ति था, ठीक है, यूरोप का व्यक्ति था। इनकी पत्नी को है ना एक विशिष्ट प्रकार का कैंसर हो गया था, यानी कि एक कैंसर नाम की बीमारी थी जो इनको वाइफ को हो गई, वो अलग प्रकार का ही था, ठीक है, जिसकी एकमात्र दवाई मिल रही थी एक मेडिसिन शॉप पर, ठीक है। लेकिन उस दवाई का जो रेट था ना, वो जो उसका कॉस्ट प्राइस था, यानी जो उस दवाई का लागत मूल्य था जितने में वो बनी थी, उससे कम 10 गुना अधिक था, ठीक है ना। यानी कि वो जो दवाई है वो $200 में बनी थी, लेकिन जो शॉप वाला है ना, जो मेडिसिन शॉप वाला है, वो $2000 मांग रहा था, 10 गुना ज़्यादा मांग रहा था, ठीक है। लेकिन हिंज के पास इतने रुपए नहीं थे, फिर भी उसने इधर उधर से उधार लिया, लोगों से कर्ज लिया, जैसे तैसे करके वो $1000 ही जोड़ पाया, ठीक है ना। उसने कलेक्ट कर लिया लेकिन सिर्फ और सिर्फ $1000 ही वो कर पाया, ठीक है। देन उसके बाद उसने क्या किया, अब वो है ना उस शॉप वाले के पास गया और उसने कहा कि मेरी जो पत्नी है ना इस दवाई के बिना मर जाएगी, इसलिए आप क्या करो मुझे $1000 में यह दवाई दे दीजिए, ठीक है। और अगर आप $1000 में नहीं देना चाहते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बाकी के $1000 है ना वो मैं आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है ना। बट फिलहाल आप मेरे को ये दवाई दे दीजिए, $1000 मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन शॉप वाले ने फिर भी मना कर दिया। हिंज ने काफी तर्क भी दिए, अब भाई जो आपकी दवाई है इसकी जो लागत मूल्य है ये तो $200 ही है, अगर आप 1000 भी लेते हो तब भी आप किस में हो, प्रॉफिट के अंदर हो, $800, ठीक है। आप तो फिर भी 2000 इतने ज़्यादा ले रहे हो, तो आप कम से कम मेरे को मेरी हेल्प करने के लिए इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हो, अगर इस दवाई को आप किस में दे दीजिए, $1000 में दे दीजिए। लेकिन उसने काफ़ी तर्क दिए, लेकिन किसी भी तरीके से जो शॉप वाला था वो नहीं माना, ठीक है ना। तो अब हिंज ने क्या किया, भाई उसकी वाइफ की जान बचानी भी जरूरी थी, तो हिंज को कुछ समझ में तो आया नहीं। अब उसने क्या किया, उसके माइंड में गलत चीज़ें चलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब उसने दिमाग लगाया ठीक है मैं यहीं पे रहता हूँ, और जैसे ही रात होगी ना और ये जो शॉप वाला अपनी शॉप को जब बंद करके घर पे चला जाएगा ना, तो मैं इसकी शॉप को तोड़ के और दवाई ले लूँगा। और उसने एज इट इज़ ऐसा ही किया। अगली रात वह शॉपकीपर की शॉप में शॉप तोड़कर घुस गया और दवाई लेकर वहाँ से भाग गया। अब देखो उसके पास सिर्फ दो ही सिचुएशन थी, या तो पत्नी की डेथ होने दे या फिर चोरी करे, और चोरी करता है तो ये भी डर है कि भाई उसको जेल भी हो सकती है। बट सिचुएशन उसके सामने कितनी थी, दो ही थी, या तो चोरी करेगा या फिर अपनी पत्नी को मरने दे, ठीक है ना। तो उसने क्या चूज किया, भाई उसने चोरी की, ठीक है ना। तो अब आप बताइए क्या हिंज ने सही किया चोरी करके या फिर गलत किया,
ठीक है। तो इसने हिंज ने है ना, तो कोलबर्ग ने है ना ये स्टोरी उन सबको सुनाई, ठीक है ना। लैब में जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो जो डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग थे ना उनको ये स्टोरी सुनाई, और जब उनके जो रिस्पॉन्स मिले ना उस बेस पर उसने क्या किया, इस थ्योरी को डेवलप किया। अब उसने कैसे कैसे क्वेश्चन दिए, जैसे उसने पूछा अगर भाई हिंज ने चोरी करके सही किया या गलत किया, तो सब अलग अलग जो डिफरेंट एजेस के लोग थे ना वो इस चीज़ का आंसर लिख रहे थे या आंसर दे रहे थे, ठीक है ना। सेकंड पूछा क्या शॉपकीपर का इतनी कॉस्टली दवाई बेचना सही है, तो उसने हर तरह के क्वेश्चन किए, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे या जो लोग रेस्पॉन्स दे रहे थे ना वो क्या चीज़ दिखा रही थी, वो उनकी मोरल थिंकिंग को दिखा रही थी। भाई छोटे बच्चे किसी अलग तरीके से आंसर देंगे, कहाँ चोरी करना गलत है या सही है। बड़े लोग हैं वो ज़्यादा सोच के देंगे कि यार उसकी वाइफ की जो ज़िंदगी है वो खतरे में थी, तो अगर उसने चोरी कर ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये लोगों की मोरल थिंकिंग है, उनकी नैतिक सोच है, नैतिक तर्क है। तो इस तरह से इस बेस पर कोलबर्ग ने इस थ्योरी को डेवलप किया, ठीक है ना। तो देखिए एक चीज़ जो याद करने की है वो है कोलबर्ग ने यह थ्योरी एज के आधार पर दी थी। मैंने अभी बताया ना डिफरेंट डिफरेंट एजेस के उसके अंदर लोग थे, तो किस बेस पर दी थी, एजेस के बेस पर दी थी, एज के बेस पर। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी थ्योरी, ठीक है। आपको जो हिंज वाली जो स्टोरी है ना वो आपके माइंड में 100% सेट होनी चाहिए, क्योंकि यही आती है एग्जाम के अंदर और कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस स्टोरी है, ठीक है ना। और जो मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ मैं 100% बोल रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे 4 से 5 बार आप इन थ्योरी को, इन नोट्स को रिवाइज कीजिए। देन उसके बाद जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा उन एमसीक्यू को करिए, और देन उसके बाद आप आकर बताइए कि आपको उस चीज़ का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ 100% फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। चलो देखिए आगे नेक्स्ट। कोलबर्ग ने एज के अनुसार मोरलिटी के 3 लेवल बताए थे, ठीक है। उसने लेवल तो बताए 3, और उन लेवल के अंदर जो स्टेजेस थी ना, एक लेवल में 2 स्टेज थी, तो टोटल कितनी स्टेजेस हो गई, 6 हो गई टोटल स्टेज, ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है, लेवल कितने थे, 3 थे, लेकिन स्टेज कितनी थी, 6। क्यों, क्योंकि हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस थी। अब उनके नाम क्या थे, सबसे फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी प्राक रूढ़िगत स्तर। देखिए मैं आपको एडवाइस दूंगा अगर आप जो नाम है ना ये इंग्लिश में याद करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो हिंदी में एक चीज़ के कई नाम हो सकते हैं, तो वहां पे अगर नाम बदल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर है ना एज इट इज ही आपको मिलेगा। और आजकल तो क्या होने लग गया है ना, जो ये इंग्लिश का नाम है ना इसी को एज इट इज हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे प्री लिख देंगे, कन्वेंशनल लिख देंगे, इस तरह से, ठीक है, लेवल लिख देंगे। तो आजकल तो ऐसे भी करने लग गए, तो आप जो इंग्लिश का नाम है ना इसको याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया उन्होंने, 2 स्टेजेस दी, एक तो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। एक दिया इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, इसका दूसरा नाम है म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, ठीक है। सेकंड जो लेवल था उसका नाम था कन्वेंशनल लेवल, यानी कि रूढ़िगत स्तर। अब इसके अंदर भी 2 स्टेजेस थी, कौन कौन सी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या फिर इसको दूसरा बोल सकते हैं नाइस गर्ल नाइस बॉय ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़की या अच्छा लड़का। नेक्स्ट जो है बी नंबर पे यानी 4th नंबर पे जो स्टेजेस थी वो था सोशल सिस्टम, या फिर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी इसको बोल देते हैं, यानी कि सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता, ठीक है। उसके बाद 3rd लेवल था, 3rd लेवल का जो नाम है वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी कि उत्तर रूढ़िगत सतर, ठीक है। इसमें भी 2 स्टेजेस थी, कौन कौन सी, इंडिविजुअल राइट्स, या फिर इसको क्या नाम बोल सकते हैं हम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि व्यक्तिक अधिकार या फिर सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। और जो लास्ट स्टेज थी सबसे हाईएस्ट स्टेज वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि सार्वत्रिक नीतिपरक उन्मुखता। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, इजी पड़ेगा आपके लिए कि आप इंग्लिश में इनके नाम याद रखना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई हर किसी के अंदर क्या आ रहा है, कन्वेंशनल आ रहा है, तो आपको कन्वेंशनल का मतलब पता होना चाहिए। अब कन्वेंशनल का मतलब क्या है, देखो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कन्वेंस कर लिया भाई मैंने लोगों को, काफी लोगों को मैंने क्या कर लिया, कन्वेंस कर लिया। तो ये क्या होता है, वे रूल्स जिन्हें मैक्सिमम लोग मानते हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग जिन बातों पर क्या करें, एग्री करें, वो होता है कन्वेंशनल, ठीक है। जैसे देखो बोलते हैं ना बच्चों को झूठ नहीं बोलनी चाहिए या हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तो ये क्या कहते हैं, ये मैक्सिमम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, मैक्सिमम लोग कि हाँ यार सही बात है झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमें अपनों से बड़ों की बातें माननी चाहिए, एक नॉर्मल सी बात है,
ठीक है, तो मैक्सिमम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल, यानी कि वे रूल जिन्हें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, जिन पर मैक्सिमम लोग एग्री करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे लेवल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है प्री कन्वेंशनल लेवल। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 4 से और 10 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो दर्शाते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। अब देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, अब प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो प्री यानी पहले, मीन्स ये बच्चे हैं जिनमें मोरल थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है, इन्हें पता ही नहीं है कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है, ठीक है। इनके लिए जो सही और गलत का निर्णय है ना, बड़े लोग करते हैं, यानी कि जैसे इनके पेरेंट्स हो गए, इनके बड़े बहन भाई हो गए, दादा दादी हो गए, वो लोग ही इनके लिए क्या करते हैं, मोरालिटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो वो लोग बोलेंगे वो ये छोटे बच्चे करेंगे, ठीक है ना। तो यानी खुद करते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है सही और गलत क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो ये लेवल होता है ना, इस लेवल में बच्चों से कोई भी गलत काम हम सही बोलकर करवा सकते हैं। जैसे हमने बच्चे को बोल दिया अब वहां पे जाओ चोरी करके लेके आओ, तो बच्चे की खुद की तो जो नैतिक तर्कणा है वो है नहीं, खुद की तो मोरालिटी है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, जैसा आप बोलोगे वैसा जाके कर देगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको बता दिया कि नहीं चोरी अच्छी चीज़ होती है, आप करवाओगे और बच्चा कर लेगा। तो ये स्टेज ऐसी है जिसमें आप बच्चे से गलत काम करवा सकते हैं, उसको गलत चीज़ें सिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपकी बात मानता है, ठीक है ना। अब देखिए इस लेवल के अंदर 2 स्टेजेज हैं। सबसे पहले है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है। देखो पनिशमेंट का मतलब क्या है, सजा, और ओबीडियंस का मतलब क्या है, आज्ञा। इसके ऊपर आप हिंदी नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या आता है, इस स्टेज में वे बच्चे आते हैं जिनमें मोरालिटी विकसित नहीं हुई है, यानी कि नहीं है अभी इनके अंदर मोरालिटी, ठीक है। ये कैसे अपने डिसाइड करते हैं, ये फिजिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, फिजिकल जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके बेस पर ये लोग अपनी मोरालिटी डिसाइड करते हैं। जैसे इन्होंने कोई कार्य किया और आपने क्या कर दिया, इन्हें पनिश कर दिया, डांट लगा दी या पिटाई कर दी, यानी आपने इनको पनिशमेंट दे दी, तो ये समझ जाएंगे कि ये कार्य करने से मुझे क्या मिली है, सज़ा मिली है, और सज़ा इसलिए मिली है क्योंकि ये काम गलत है, तो ये उस काम को दोबारा नहीं करेंगे, रुक जाएंगे वहीं पे ही। तो ये तो हो गया पनिशमेंट। या फिर ये लोग क्या करते हैं ना, किसी ने आज्ञा दे दी मान लो इनको उस कार्य को करने की, तो ये सोचते हैं कि यार इस बंदे ने अगर मेरे को बोला है ना तो मेरे को ये करना है, क्यों, क्योंकि इसने सही बोला होगा, ठीक है ना। तो ये आज्ञा मानते हैं बच्चे। तो यानी इस स्टेज में बच्चे में कोई भी मोरालिटी नहीं होती है, जो बड़े बोलते हैं वैसे ही ये बच्चे क्या करते हैं, करने लगते हैं, और उसी चीज को ये क्या करते हैं, सही समझते हैं, ठीक है ना। जैसे एक छोटा बच्चा है, आपने काफी बार देखा भी होगा, एक जो छोटा बच्चा है जब वो स्कूल में जाने लगता है तो आने के बाद वो घर पे कहेगा, ठीक है, आगे मेरे टीचर ने कहा है और ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, ठीक है ना। यानी कि उसके लिए उसकी जो टीचर की वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। आप उसको समझाओगे कि बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, लेकिन वो कहेगा नहीं मेरे टीचर ने तो ऐसे बताई है, तो इसका मतलब ये चीज़ ऐसे ही होगी, ठीक है ना। तो यानी कि बड़े जो है ना, जैसे अब टीचर है, एक बच्चे के लिए टीचर का कितना ज़्यादा रोल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, अगर उसकी खुद की कोई मोरालिटी नहीं होती है, जो बड़े बोलते हैं वो उसके लिए उसकी मोरालिटी बन जाती है। देखिए अब देखिए हर स्टेज के अंदर हम पढ़ेंगे कि इस एज के अंदर बच्चे है ना हिंज की स्टोरी के बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, इन बच्चों की जो मोरालिटी है वो कौन डिसाइड कर रहा है, इनसे बड़े लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो हिंज की स्टोरी पर जो इस एज के बच्चे हैं ना वो क्या कहेंगे, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि अब उसे सजा मिलेगी, वह क्या क्या करेगा, वह जेल जाएगा, क्योंकि इस स्टेज का नाम क्या है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, समझ गए। तो हिंज की स्टोरी के अकॉर्डिंग वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि अब उसे पनिशमेंट मिलने वाली है, वह जेल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इंस्ट्रूमेंटल पर्पज या म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अदला बदली, ठीक है ना। अदला बदली, ये किसी चीज का हम लेन देन करते हैं ना, अगर भाई तू मेरे को दे दे मैं तेरे को दे देता हूँ, इस टाइप से, और उसी को क्या नाम दे दिया, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज। तो देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ही हमेशा आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस एज में बच्चा टिट फॉर टैट की भावना रखता है, यानी कि अदला बदली की भावना, ठीक है। जैसे बच्चे करते हैं कि तुम मुझे अपना खिलौना दे दो और मैं क्या करता हूँ तुम्हें अपना खिलौना दे देता हूँ, तो यानी अदला बदली कर ली ना, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे क्लास में है, तो क्लास के अंदर एक बच्चा दूसरे बच्चे को पेंसिल मार देता है, ठीक है ना। बाद में टीचर पूछता है, यानी दोनों बच्चे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पेंसिल मार रहे हैं।
टीचर के पास गए, टीचर ने पूछा क्या कर रहे हो तुम, क्यों शरारत कर रहे हो, आपने इसको पेंसिल क्यों मारी? तो दूसरा बच्चे कहेगा कि सर पहले इसने मारी थी, तो अगर इसने मेरे को पेंसिल मारी तो मैंने भी पेंसिल मार दी। यानी कि बच्चे को लगता है कि अगर सामने वाले ने मेरे साथ कुछ किया है तो मैं भी उसके साथ वैसा ही कुछ करूंगा, और वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ गलत नहीं होगी क्योंकि उसने पहले मेरे साथ किया है। यानी टिट फॉर टैट, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, देखो जैसे क्लास में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की ड्रेस पर पेन चला दिया, और जब टीचर ने पूछा तो बोले कि सर पहले इसने चलाया था इसलिए मैंने भी चला दिया। यानी कि टिट फॉर टैट, यानी कि बच्चों का मानना है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा, टिट फॉर टैट करूंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हिंज की स्टोरी पर ये बच्चे पता क्या कहते हैं, हिंज ने मेडिसिन की शॉप से दवाई चुराई थी, ठीक है। तो अब उस मेडिसिन वाला जो बंदा है ना, जो शॉप वाला बंदा है ना, उसको भी हिंज के घर से कुछ चुरा लेना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे ऐसी राय दे रहे हैं, अपनी जो मोरलिटी है उसके अंदर ये चीज़ बोल रहे हैं, अब भाई हिंज ने मेडिसिन की शॉप से दवाई चुराई थी तो अब मेडिसिन जो शॉप वाला है उसको भी हिंज के घर जाकर उसके घर से कुछ चुरा लेना चाहिए। यानी कि टिट फॉर टैट हो गया, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल लेवल, ये होता है 10 से 13 साल की एज तक, ठीक है। बच्चे यहाँ उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद होती है और जिससे उसकी क्या होती है, तारीफ होती है, ठीक है। एकदम इजी लैंग्वेज में आप समझ गए होंगे, बाकी आप आगे स्टेजेस से समझ जाओगे। अब इस एज के अंदर भी या इस लेवल के अंदर भी दो स्टेजेस हैं, ठीक है। नंबर 3 लिख लो या फिर नंबर 1 मान लो। कौन सी है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी एग्जाम में आता है लिखा हुआ, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा नाइस बॉय नाइस गर्ल, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, या अच्छी लड़की अच्छा लड़का, दोनों तरफ से कैसे भी मिल सकता है, ठीक है ना। या फिर मिलेगा आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे बच्चा है ना अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं, जो उनसे मिलते हैं, जिनके साथ वो रहते हैं, उनके सामने क्या करेगा ना, झूठी दिखावट करता है, ठीक है। भाई बेशक वो नेचर से खराब है या बेशक वो शरारती टाइप का है, लेकिन जब भी उसके रिश्तेदार आएंगे ना वो अपने आप को अच्छा दिखाएगा, ठीक है। उनके सामने बुक लेके बैठ जाएगा, साइड में बैठ के आराम से काम करेगा, या अगर वो आए हैं तो उनके पैरों में हाथ लगा के आशीर्वाद लेगा। तो इस टाइप की चीजें बच्चा करेगा, क्यों कर रहा है? वो दूसरे की तारीफ पाने के लिए, ठीक है ना, अपने रिलेशंस को अच्छा दिखाने के लिए कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं, ताकि उसको कोई कुछ कहे ना। तो इसलिए स्टेज को नाम दिया नाइस बॉय नाइस गर्ल, जैसे मैंने देखो लिखा है एग्जाम्पल में भी। अगर इस स्टेज में बच्चा अच्छा बने रहने की कोशिश करता है दूसरों के सामने, जैसे अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने फैमिली के सामने, वह वे सारे काम करता है जिससे कि सब समझे कि यह तो अच्छा बच्चा है, वह ऐसा ही बिहेवियर करता है जो सबको पसंद आए, ठीक है ना। देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ मैं, और किस लिए लिखता हूँ भाई, हमें सिर्फ इन टर्म के जो नाम है ना वो याद होने चाहिए, बाकी जो चीजें हैं आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। और ये कब सेट होंगे? जब आप लोकल एग्जांपल्स उठाओगे, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं उनको उठाओगे, चीजों को अंदर अच्छे तरीके से फिट करोगे। इंग्लिश में कुछ भी लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे आप जब करोगे, जब आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो जो ऑप्शन देखने के बाद आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप इस चीज का मतलब समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। वहां पे इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, या वहां पे हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। आपको वहां पे जो टर्म मिलेंगी, जो ऑप्शंस मिलेंगे, वो आपको समझ में आने ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए जैसे वो क्या करेगा, होमवर्क करेगा टाइम पर, किसी से झगड़ा भी नहीं करेगा, क्लास में अच्छे मार्क्स भी लेके आएगा, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ें बच्चा करता है, क्यों करता है? अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वैसे है ना, आप बाइक या कार कुछ भी चलाते हैं, आप नॉर्मली है ना तेज चलाते हैं, ठीक है। बट आप देखना, कभी नोटिस करना, और आप नोटिस क्या, आप तो खुद करते हो, ठीक है ना। अगर आपके साथ आपका कोई घर का बड़ा इंसान बैठा हुआ है, आपके पापा बैठे हैं, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जिसको आप लाने के लिए जा रहे हो स्टेशन से या कहीं से भी, ठीक है ना, तो आप देखना आप ऑटोमेटिक है ना गाड़ी बहुत धीरे चलाओगे, ठीक है ना। घर पे आने के बाद लोग पूछे, जैसे आपके पापा पूछ लेते हैं तेज तो नहीं चलाता है ना, नहीं नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, एकदम आराम से चलाता है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें क्या करते हो, जानबूझ कर करते हो ये आप, ठीक है ना। आप वैसे नॉर्मल तेज चलाते हो, लेकिन जब आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप बाइक को बहुत ही आराम से, या गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ही आराम से चलाओगे आप, ठीक है ना। कहीं पे भी कोई जल्दबाजी नहीं करोगे, बहुत ही आराम से लेके जाओगे, ठीक है। तो आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। आप चलाते तेज हो, लेकिन इनके सामने आप क्या कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत ही समझदारी से और बहुत ही आराम से चलाता हूँ,
ठीक है ना। तो देखिए अब इसके बारे में, हिंज के बारे में, ये इस एज के जो बच्चे हैं वो क्या कहेंगे, इस एज के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, अब उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब उसे सब लोग क्या समझेंगे, एक बुरा इंसान समझेंगे, उसे कोई पसंद नहीं करेगा। हो गया ना कनेक्ट, किससे, रिलेशनशिप से, नाइस बॉय नाइस गर्ल से। तो उसी टाइप का बच्चों ने एक्सप्लेनेशन दे दिया इंज की थ्योरी में। अब उसे चोरी नहीं करनी थी, क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि अब इससे वो क्या बन गया, एक बुरा इंसान बन गया। ठीक है, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, लोग कहेंगे कि ये तो एक खराब इंसान है। ठीक है ना, तो हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेज है, सेकंड लेवल की, जो सेकंड नंबर की जो स्टेज है उसका नाम क्या है, सोशल सिस्टम या फिर लॉ एंड ऑर्डर, दोनों नाम आ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम ये देखा है लॉ एंड ऑर्डर, ये सोशल सिस्टम बहुत कम देखा है। ठीक है, तो देखिए इस स्टेज के बच्चे मानते हैं कि जो सोशल सिस्टम का बना रहना बहुत ही जरूरी है, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, जो सोसाइटी ने, जो समाज ने बनाया है वो चीज़ एकदम सही है, उसके साथ आप छेड़खानी मत करो, वो एज इट इज रहने दो। यानी कि जो भी समाज ने जो रूल बनाए हैं उनको आप टच मत करो, उनको आप एज इट इज ही रहने दो। क्यों, अगर आप उनको छेड़ेंगे तो आपको देखे कोई और भी करेगा, और ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे सिस्टम कंप्लीटली बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, जैसे हम ट्रैफिक में जब चलाते हैं तो हम देखते हैं कि लाइन लगी हुई है, लंबी भीड़ चल रही है, कुछ लोग होते हैं कि वो साइड से ले लेते हैं। ठीक है ना, उनको पता है आगे चल के दिक्कत आएगी, और उसके पीछे पीछे और लोग भी ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, आगे जाके जाम लग जाता है अपने आप ही। ठीक है ना, तो ये वो एग्जाम्पल यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बैठता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ठीक है ना, एक ने स्टार्ट किया, बाकी भी उसके साथ क्या करने लगते हैं, वैसा ही करने लग जाते हैं, तो अपने आप सिस्टम बिगड़ गया ना, आगे जाके जाम लग गया ना। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो देखो आप। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टेज का बच्चा ना तो अकेले बाइक तेज चलाएगा और ना ही किसी के साथ चलाएगा, यानी कि ये बच्चा एकदम कंट्रोल में है। ये बोल रहा है कि नहीं, समाज ने जो रूल बना दिए, सिस्टम ने जो रूल बना दिए वो एकदम सही है। ठीक है ना, तो मैं बाइक तेज नहीं चलाऊंगा, चाहिए आपके फादर या कोई रिश्तेदार साथ बैठा है तब भी वो धीरे ही चलाएगा, और अकेला कहीं पे जा रहा है तब भी वो क्या करेगा, धीरे ही चलाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बारे में, उसके माइंड में ये है, अगर मैं तेज चलाता हूं तो मुझे देख के बाकी लोग भी तेज चलाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे सिस्टम खराब होगा, एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होने लग जाएंगे। ठीक है ना, तो वो इस टाइप की सोच रखता है। ठीक है, तो अब इस टाइप के जो लोग हैं उन्होंने हिंज के बारे में क्या कहा था, इन्होंने कहा कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे तो फिर कल और लोग भी करेंगे। भाई जो प्रॉब्लम्स है वो तो सबकी लाइफ में है ना, आज इसकी लाइफ में आई है, कल किसी और की लाइफ में आएगी, वो भी फिर बोलेगा भाई जब उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हो गया ना सिस्टम खराब। तो इस तरह से सिस्टम क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसे देखकर बाकी लोग भी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब ये क्या होता है, 13+ या 13+ के ऊपर जितने भी हैं हर एज तक के, वो किस में आते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। और ये देखिए हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी। अब इसमें क्या होता है, ये वे लोग हैं जिन्हें अच्छी तरह पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मानेंगे तभी जब खुद उन्हें फील करेंगे। ठीक है, ये इनकी खासियत होती है, यानी कि इन्हें पता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, लेकिन उसको कम मानते हैं जब उन्हें वो खुद फील करते हैं। आगे आप समझ जाओगे, देखिए आप आगे। इसमें भी 2 स्टेजेस थी, तो 5th नंबर की स्टेज हमारी क्या है, वैसे 5th नंबर की, वैसे इसकी 2nd नंबर की। ठीक है, देख क्या नाम है, इंडिविजुअल राइट्स, यानी व्यक्तिगत अधिकार या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, देखिए ये नाम आता है मैक्सिमम, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें, यानी ये लोग मानते हैं कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये लोग जो रूल्स होते हैं ना उनको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझते हैं। ठीक है ना, ये लोग मानते हैं कि भाई ये एक रूल बना दिया, तो इस रूल से अगर किसी का भला हो रहा है ना तो मैं इसको मान लूंगा। ठीक है, और जैसे ही मेरे को लगा यार ये जो रूल है ये लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं इसको तोड़ दूंगा, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अगर ये फायदा कर रहा है, किसी का भला कर रहा है ये रूल, तो मैं इसको मान लूंगा, वरना मैं इसको क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। ठीक है, अब यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए ये रूल्स को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानते हैं कि जब तक इन रूल से किसी का भला होगा हम मानेंगे, वरना क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, बेशक आप बाइक या कार धीरे चलाते हैं, कभी रूल्स नहीं तोड़ते, लेकिन एक दिन क्या हुआ आपके साथ, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी फैमिली की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और आप उसको कहाँ लेके जा रहे हो, हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, तो उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन आप बाइक को तेज चलाओगे। ठीक है ना, उस दिन आप रास्ते में सिग्नल आ रहा है तो उसको भी आप क्रॉस कर जाओगे, वैसे भी बाइक तेज चला रहे हो। क्यों,
क्योंकि आपको अपने परिवार वाले की क्या करनी है, लाइफ को सेव करना है, उसकी ज़िंदगी बचानी है। तो आपके सामने क्या है, आप किसी का भला करना चाह रहे हो ना, इसलिए आपने क्या की, बाइक को तेज चलाया, किसी रीजन से चलाया ना, ठीक है ना। तो आपने उस समय क्या किया, सारे रूल्स तोड़ दिए। तो इस एज के अंदर जो भी लोग आते हैं उनका मानना ये होता है, अगर जो रूल्स हैं वो तभी काम के हैं जब वो किसी का भला करें। अगर वो रूल्स किसी का भला नहीं कर रहे हैं तो इनको तोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताई थी। अगर बेशक आप बाइक या कार धीरे चलाते हैं, कभी रूल्स नहीं तोड़ते, बट आज आप किसी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ताकि उसकी जान बच सके, तो आपने आज तेज बाइक चलाई क्योंकि आपको किसी को जान बचानी थी, आपने किसी के भले के लिए रूल तोड़ा, ठीक है। अब देखिए इस एज के अंदर जो लोग हैं ना, वो क्या कहेंगे हिंज के बारे में, हिंज ने चोरी करके सही कहा, सही किया। ये बोलेंगे कि हिंज ने चोरी करके सही किया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए किया था, किसी के भले के लिए किया है, ठीक है ना, तो उसने सही किया है, ये लोग बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरलिटी। वो तो था हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरलिटी, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और ये है हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरलिटी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल यानी कि जो सब पे लागू हो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इस स्टेज के लोग एकदम खुलकर अपने विचार रखते हैं, ठीक है, और ये सभी के भले की बात करते हैं, हर किसी का भला होना चाहिए, बेनिफिट फॉर ऑल, बेनिफिट फॉर ऑल यानी कि सभी का भला होना चाहिए। यहां तक कि ये लोग अपनी लाइफ का जो रिस्क है ना, वो भी ले लेते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, यानी कि दूसरों की हेल्प करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, ठीक है ना। ये हर तरह के लीगल जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं ना, उनसे फ्री होकर अपने आंतरिक व्यवहार यानी कि अपने मन की सुनते हैं। जितने भी लीगल, जैसे कोई भी चीज़ है उसके ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शन भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके बारे में वो कदर नहीं करेंगे, वो अपने मन की सुनेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि इस चीज़ में सबका फायदा है तो वो उस चीज़ को 100% करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, देखिए राजस्थान में जो डूंगरपुर जिला, ये एक सच्ची कहानी है। राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है ना, उसके अंदर एक रास्तापाल गांव पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जून 1947 की बात है। अब वहाँ पे है ना जो स्कूल्स हैं, वहाँ के जो महाराजा थे, कि उस टाइम देश आज़ाद होने वाला था, तो उस टाइम सारे प्रोविंसेस थे, ठीक है ना, तो राजा महाराजा तो उस टाइम होते ही थे, 15 अगस्त के बाद जाके स्टार्ट हुए हैं ना। तो राजस्थान के अंदर उस टाइम क्या था, जो डूंगरपुर का महाराजा था ना, उसने आदेश दिया कि जो स्कूल्स है ना उनको बंद कर दो, ठीक है। तो जो सैनिक थे वो स्कूल्स को बंद करने के लिए गए, लेकिन दो टीचर थे, उन्होंने स्कूल बंद करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जो सैनिक थे ना, उन्होंने क्या किया, एक टीचर को तो वहीं पे हत्या कर दी, एक टीचर की तो, और जो दूसरा टीचर है उसको अपनी जो गाड़ी है उसके पीछे बांध दिया एक रस्सी से, ठीक है, और उस क्या कर रहे हैं, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो जब वो उसको घसीट के लेके जा रहे थे ना, तो उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी कालीबाई, जो भील बालिका है, ठीक है, और कितनी एज की है, 13 साल की है, सिर्फ और सिर्फ 13 साल की। तो वो उस टाइम क्या कर रही थी, खेत में से अपने घर पे आ रही थी, और उसके हाथ में थी दराती, ठीक है। जब उसने ये चीज देखी ना, भाई जो मेरा टीचर है उसको खींच के लेके जा रहे हैं, रस्सी से बांध रखा है, उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, तो वो बीच में आ गई। उसने क्या किया, जो उसके हाथ में दराती थी ना, उस दराती से उस रस्सी को काट दिया, ठीक है ना। तो जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, जो टीचर था वो तो वहीं पे रह गया, गिर गया, ठीक है ना, लेकिन सैनिकों ने गोली चलाई, और वो गोली कालीबाई को लगी, जिससे वो क्या हो गई, शहीद हो गई। तो आज भी राजस्थान में जो रास्तापाल गांव है वहां पे शहीद दिवस मनाया जाता है, और वहां पे कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है, ठीक है ना। तो बच्चे ने देखो क्या किया, एक 13 साल की एज में अपने टीचर की जान बचाने के लिए क्या किया, वो खुद शहीद हो गई, ठीक है। तो अब आगे देखिए, हिंज का जो डायलेमा है ना, उसके अंदर इस टाइप का कोई एग्जाम्पल नहीं है, यानी इस लेवल का कोई वहां पे इंसान था ही नहीं जो बता सके, ठीक है ना। तो ये आप नोट में मैंने लिख दिया है स्पेशली, कि हिंज के डायलेमा में इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल नहीं था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो कोलबर्ग की जो थ्योरी है ना, कुछ अलग भी इसके कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो इन्होंने क्या बोला, अगर जो मोरल एजुकेशन इज नॉट यूजफुल इन मोरल डेवलपमेंट, मोरल एजुकेशन इज नॉट यूजफुल इन मोरल डेवलपमेंट। देखिए दोनों चीज अलग है, एक होता है मोरल एजुकेशन और एक होता है मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल एजुकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ बोल के बता देना, बेटे झूठ नहीं बोलने चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपके सामने दो सिचुएशन है तो आप इसको चूज कर लो, ठीक है। ये मोरल एजुकेशन है, आपको शिक्षा दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ बोलकर, ठीक है ना। तो कोलबर्ग बोलता है कि जो मोरल एजुकेशन है ना, वो मोरल डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है,
यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोरल डेवलपमेंट आपका तब ही होगा जब आपके सामने रियल में एक्चुअल में कोई सिचुएशन आएगी और उस टाइम आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूं। तब होगा आपका मोरल डेवलपमेंट जब आप एक्चुअल सिचुएशन के सामने होंगे, आप उस प्रॉब्लम से भिड़ेंगे, आप उस दुविधा का सामना करेंगे और तब आप डिसीजन लेंगे प्रैक्टिकल तरीके से, तो तब होगा आपका मोरल डेवलपमेंट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो मोरल एजुकेशन है ना, जो सिर्फ शिक्षा है ना, नैतिक शिक्षा, वो यूजफुल नहीं है मोरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बोली थी, जैसे मैंने लिखा भी है देखो, यानी सिर्फ नैतिकता की बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर मोरल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको मोरल डायलिमा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दुविधा की सिचुएशन होगी ना, तभी आप अच्छे से सोच सकते हो। और उनकी ये बात क्या थी, सही निकली थी। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला था जो मोरल डेवलपमेंट अकर्स बिकॉज ऑफ मॉरल डायलिमा, ये चीज भी उसकी क्या निकली, सही निकली। इसी के बारे में तो मैंने ऊपर बात किया है। अगर जो मोरल डायलेमा है ना, जब दुविधा होगी ना बच्चे के सामने, तभी उसका क्या होगा, मोरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यानी एक्चुअल सिचुएशन से बच्चा सामना करेगा तभी। अब इन्होंने आगे क्या बोला था, देखो ये बात भी इनकी क्या निकली थी, सही निकली थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेजेस आर इनवेरिएंट। ठीक है, इन्होंने बोला थी जो स्टेजेस है ना वो इनवेरिएंट है। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या है, इनवेरिएंट का मतलब है कि स्टेजेस का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यानी पहले फर्स्ट स्टेज आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, फिर सिक्स्थ आएगी। इन्होंने ये बोला था अगर जो स्टेज है ना वो इनवेरिएंट है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन इनकी बात की क्या निकली थी, ये गलत निकली थी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था, जो बच्चे होते हैं ना, जैसे 13+ के बच्चे किस में है, पोस्ट कन्वेंशनल में है, यही बोला था ना मैंने। अब देखिए ये लड़की है ना लगभग 13 साल की है, 13 साल से भी छोटी है, लेकिन इसने क्या किया, जो सिक्स्थ स्टेज थी ना, हाईएस्ट जो लेवल था, वो चीज दिखा दी यहाँ पे। क्या किया इसने, अपनी लाइफ की परवाह नहीं की इसने यहाँ पे, और इसने अपने टीचर की जान बचाई। तो जो चीज इनके जो एक्सपेरिमेंट था ना, वहां पे भी जिस चीज के बारे में एग्जाम्पल नहीं था, वो चीज इस छोटी सी बच्ची ने करके दिखा दी। जो हाईएस्ट लेवल था ना, वो इस बच्ची ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसलिए बोला कोलबर्ग ने स्टेज आर इनवेरिएंट। तो उनकी ये बात अपने आप गलत हो गई। अगर नहीं, एक छोटा बच्चा भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकता है। ठीक है ना, जैसे आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे 2 से 3 साल का बच्चा है, तो कई बार हम क्या करते हैं ना, उसके साथ मजाक करते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे का भी मन होता है भाई पापा पे मन में है या मम्मी पे मन में है। ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, जैसे आप बच्चे के सामने उसकी मम्मी की पिटाई कर रहे हो मान लो। ठीक है, तो आप देखना, इस चीज को आप नोटिस करना, बच्चा बीच में आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो अपनी मम्मी को बचाने का प्रयास करेगा, या फिर पापा के उल्टी मारने लग जाएगा। अगर आप क्यों मार रहे हो, एक 2 से 3 साल का बच्चा जो अभी सही से बोलना भी नहीं सीखा है जिसने। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि हर चीज इमोशन से कनेक्ट होती है। जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी किससे कनेक्ट है, आपके इमोशन से कनेक्ट है, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। ठीक है ना, इमोशन से इमोशनल कंपोनेंट, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। ठीक है ना, तो इनकी ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने बोला था स्टेजेस आर एज डिपेंडेंट। स्टेज क्या है, एज के ऊपर डिपेंड है, पहले ये होगा फिर ये होगा, मतलब हर चीज एज के अकॉर्डिंग चलेगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात भी क्या हो गई इनकी, गलत हो गई। स्टेजेस में नहीं होता, कंटिन्यूस होता है किसी भी स्टेज में। अब देखो आप, जो काली बाई है वो 6th स्टेज की चीजें उसने बहुत पहले कर दी। तो एज कैसे डिपेंड हुआ, एज पर तो कोई चीज डिपेंड है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये बात भी इनकी क्या निकली, गलत निकली। आगे देखो, नेक्स्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट डज नॉट हेल्प इन मोरल डेवलपमेंट। अब इन्होंने ये चीज बोली थी, अगर जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, डज नॉट हेल्प इन मोरल डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप मैच्योर हो चुके हो, आपकी एज बढ़ चुकी है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट के कारण से ही आपका मोरल डेवलपमेंट हो। काफी बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो काफी मैच्योर हो जाते हैं, काफी प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन उनमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती, उनमें इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं होती। बाकी हर चीज मिलेगी आपको, पैसे भी हैं, घर परिवार भी है, हर चीज है, लेकिन उनके अंदर नैतिकता नहीं मिलती, वो किसी की हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, यानी कि अगर आप मैच्योर हो चुके हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपका मोरल डेवलपमेंट भी हो चुका होगा। ठीक है ना, तो देखो ये यहीं पे मैंने क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है, आप उसको देखिए। यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका हो तो उसका मोरल डेवलपमेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से हुआ होगा, ये चीज जरूरी नहीं है। तो उसका मोरल डेवलपमेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से हुआ होगा, ये चीज जरूरी नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति इतना मैच्योर हो गया या इतना प्रैक्टिकल हो गया कि लाइफ में कि बाकी किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, उसमें कोई इमोशंस मोरलिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हो गया। अब नेक्स्ट देखिए,
उन्होंने बोला था स्टेजेस है ना वो यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह सेम होता है। लेकिन ये चीज़ भी क्या निकली, गलत निकली। यानी वो बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, जो स्टेजेस है ना वो यूनिवर्सल है। यानी कि बच्चे ऐसे ही करेंगे, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें फर्स्ट स्टेज की तरह बिहेव करेंगे, सेकंड में सेकंड की तरह, थर्ड में थर्ड की तरह, फोर्थ में फोर्थ की तरह, फिफ्थ में फिफ्थ की तरह और सिक्स्थ में सिक्स्थ की तरह। लेकिन ये बात भी उनकी क्या निकली, गलत निकली। मैं आपको काली बाई का एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अगर उसने इतनी हाईएस्ट लेवल की चीज़ एक छोटी सी एज के अंदर कर दी थी, ठीक है ना। तो और दूसरी बात, यूनिवर्सल का मतलब होता है भाई ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में ऐसे ही होगा। भाई वहाँ का नेचर है, वहाँ की अपनी एक संस्कृति है, वो भी तो डिपेंड करती है ना, ठीक है ना। पर जिस इंसान ने पूरी लाइफ में कभी गरीबी ना देखी हो, उसके सामने अगर कोई गरीब आ जाता है तो गरीब के इमोशन से वो कैसे मैच कर पाएगा, वो कैसे समझ पाएगा उस गरीब के इमोशंस को, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि जो संस्कृति होती है, जो समाज होता है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो पूरी दुनिया में एक जैसी चीजें तो नहीं चल सकती ना। तो ये चीज उनकी क्या हो गई, अपने आप में गलत हो गई। अब नेक्स्ट देखिए। अब देख अब देखिए कि कोलबर्ग है ना, उनकी थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए, यानी कि आलोचना भी हुई। अब वो किन किन बात के ऊपर हुई थी वो देखिए आप। कोलबर्ग ने क्या किया था, कल्चर को इग्नोर कर दिया था। देखिए मैंने अभी यूनिवर्सल का एग्जांपल दिया, उसमें मैंने कल्चर की बात खुद बता दी आपको, ठीक है। क्योंकि कोलबर्ग ने कहा था कि जो स्टेजेस है ना वो यूनिवर्सल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी थिंकिंग के अंदर आपकी कल्चर का, आपकी सोसाइटी का भी क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका क्या हुआ, क्रिटिसाइज हुए ये। अगर आपने कल्चर को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया तो ये बात गलत है, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है, कोलबर्ग की थ्योरी को जेंडर बायस बताया गया है। देखिए कोलबर्ग ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था ना लैब के अंदर, उसने जो डिफरेंट डिफरेंट एजेस के जो लोग लिए थे, उनके अंदर एक भी फीमेल नहीं थी, सारे के सारे मेल थे। तो इसलिए बोला कि ये जेंडर बायस था। क्यों? क्योंकि देखिए लेडीज के अंदर एक पर्सपेक्टिव होता है, वो होता है केयर पर्सपेक्टिव, यानी कि देखभाल करना, अपने बच्चे की देखभाल करना, अपने हस्बैंड की देखभाल करना, अपने फैमिली की देखभाल करना, ठीक है ना। और ये चीज कैसे पता चलेगी, जब आपने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी फीमेल को लिया ही नहीं, तो आप उस चीज के बारे में कैसे बता सकते हो। तो उसने, गोलबर्ग ने क्या किया, जो केयर पर्सपेक्टिव था ना उसको इग्नोर कर दिया कंप्लीटली। तो इस चीज की जो आलोचना की थी वो किसने की थी, ये एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं या हुई है, उन्होंने किया है। क्या नाम उनका, कैरोल गिलिगन। इन्होंने आलोचना की है इस चीज के ऊपर कि इन्होंने केयर जो पर्सपेक्टिव है ना उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, गोलबर्ग ने डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, ठीक है। बट हमें देखो, हम जो डेवलपमेंट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डेवलपमेंट है ना वो स्टेजेस में कभी नहीं होता है। जो आपका विकास है वो आपका कंटिन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। वो कभी भी स्टेजेस के अंदर नहीं होता। तो कोलबर्ग की ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट की स्टेजेस दे दी थी, और एक्चुअल में डेवलपमेंट की स्टेजेस होती ही नहीं है। अब आगे देखिए, अंडर एस्टिमेट यंग चाइल्ड मोरलिटी, ठीक है। उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी मोरलिटी को क्या कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला कि बच्चे तो, छोटे बच्चों में तो नैतिकता होती नहीं है। जबकि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ एक छोटे बच्चे का जो 2 से 3 साल का है, जो अपनी मम्मी को बचाने के लिए क्या कर रहा है, पापा को वापस मार रहा है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अंडर एस्टिमेट कर दिया छोटे बच्चों की मोरलिटी को। जैसे देखो, एक छोटा बच्चा है वो अपने से छोटे भाई को या छोटे भाई की जान बचाने के लिए क्या करता है, अपनी लाइफ का रिस्क भी ले सकता है। ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कोलबर्ग ने कंटेक्स्ट को भी इग्नोर कर दिया। अब कंटेक्स्ट क्या होता है, यानी कि हमारा फैसला हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंटेक्स्ट का मतलब है सिचुएशन। हो सकता है आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि आपको झूठ बोलना पड़े। जैसे आप दो भाई हैं, ठीक है ना। अब आपको लग रहा है कि भाई कोई गलत काम, मेरा छोटा वाला भाई है, कोई गलत काम करके आया और पापा भी इसकी पिटाई करेंगे, वो शरारत करके आया है कुछ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आपको झूठ बोलना पड़े, ठीक है ना। लेकिन कोलबर्ग ने इस चीज को क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो देखिए कोलबर्ग ने क्या किया, कोलबर्ग ने कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया, उन्होंने इस बारे में कोई बात ही नहीं की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है मोरल थॉट एंड बिहेवियर, ठीक है। यानी आपकी नैतिक सोच और आपका नैतिक व्यवहार। कोलबर्ग ने बोला कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हम बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे हम अंदर से है ना वैसा ही हम बाहर दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में बताऊं ना आपको, तो लोग होते कुछ है और दिखाते कुछ है। अंदर कुछ मिलेंगे और आपको बाहर कुछ मिलेंगे। जैसे जैसे पॉलिटिशियन है या एक्टर है। अब पॉलिटिशियन का एग्जांपल लीजिए आप, जब वोट का टाइम आता है तो वो कितने वादे करके जाता है, ठीक है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कितनी चीजें बोलता है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में वो चीजें होती हैं, कभी नहीं होती।
ठीक है ना। जैसे एक्टर है, अगर आप हम साथ साथ हैं मूवी देख लो, भाई हम साथ साथ हैं, एक दो मूवी और हैं, ठीक है ना, इसी टाइप की, तो आप देखोगे तो उसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई गई हैं कि भाई आप एकदम कंप्लीटली फ्लैट हो जाओगे। अगर फैमिली हो ना तो ऐसी ही होनी चाहिए, इतना प्यार, इतना मतलब रिस्पेक्ट वाली चीज़ें, बस पूछिए मत, ठीक है ना। बट अब आप वो जब शूटिंग खत्म हो चुकी, फिल्म हो चुकी कंप्लीट, उसके बाद आप उठाकर देखिए अब एक्चुअल में है क्या। कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी केस में जेल में है, कोई किसी केस में है, यानी कि फिल्म के अंदर एकदम ही अलग दिखाया गया है, और एक्चुअल में जो उनकी लाइफ है वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि जो मोरल थॉट है और जो मोरल बिहेवियर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं चीज़ों को आपको बार 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 करना है, ठीक है। पहले थ्योरी को इसका प्रिंट निकालिए आप, या फिर इनके खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है ना, और इन थ्योरी को आप बार बार रिवाइज कीजिए। और देन उसके बाद जब मैं एमसीक्यू डालूंगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ ओरिजिनल क्वेश्चंस डालूंगा, एक थ्योरी से रिलेटेड या एक टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 60 से 70 या 80 या 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बताइएगा आप इसके अलावा और क्या प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।